आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक डायरी जिसका शीर्षक है डायरी के पन्ने। और यह डायरी कक्षा 12 की पुस्तक वेदांत से ली गई है। अभी तक हमने इस डायरी का पहला भाग पढ़ लिया है। और जब देश में जब पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहे थे और जब हिटलर शासन कर रहा था तो वह किस प्रकार से यहूदियों को प्रताड़ित कर रहा था और यहूदियों को उसके प्रताड़ना से बचने के लिए किस प्रकार से अज्ञातवास में जाना पड़ रहा था, मतलब छुपना पड़ रहा था। इस डायरी में हम यही पढ़ेंगे किस प्रकार से लेखिका और उनका परिवार एक अज्ञातवास में रहते हैं। और इस डायरी की लेखिका एन फ्रैंक जी हैं। एन फ्रैंक जी ने अपनी अपनी गुड़िया, उनका एक खिलौना था जिसका नाम जिसको उन्होंने किट्टी नाम दिया था, उसको संबोधित करते हुए इस डायरी को लिखा है। गुरुवार 9 जुलाई सन 1942, और यह डायरी 1942 9 जुलाई को गुरुवार के दिन लिखा गया था। अब लेखिका ने लिखा है कि प्यारी किट्टी, मतलब जो उनकी डॉल थी, तो उन्होंने उसको संबोधित लेकर के लिखा है कि प्यारी किट्टी, तो आखिर हम चल पड़े। हमने अपने पिछले भाग में देखा था कि किस प्रकार से लेखिका और उनका परिवार एक अज्ञातवास की ओर चले जाता है, जो हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए वह एक स्थान पर छुप जाते हैं। तो वो लिखती हैं कि प्यारी किट्टी, तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। अब जो लेखिका और उनके मम्मी पापा जब जा रहे थे तो उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश में भीगते हुए वह एक स्थान पर आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे, जो अल्लम गल्लम चीजों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। अब जो कि वो लोग अपना घर छोड़ रहे थे, एक दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे थैले, बहुत सारे बैग लिए हुए थे जिसमें उन्होंने अपनी जरूरत के सारे सामान को रखा हुआ था। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी बड़ी निगाहों से देख रहे थे। और जो भी सुबह सुबह जो लोग काम पर जाते थे, वह जो कि यहूदी नहीं थे, वो इन लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे ये लोग पता नहीं कहाँ के लोग आ गए हैं। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं कर सकते। और उन लेखिका बता रही हैं कि उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि ये लोग पैदल जा रहे हैं और वो लोग इनकी किसी तरह से कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। और जब हम सभी जानते हैं कि जब हिटलर का शासन चल रहा था तो जितनी भी यहूदी लोग थे तो उन्हें अपने 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 ऊपर एक पीला कपड़ा बांधना पड़ता था, इसीलिए यही उनकी यहूदी होने की पहचान होती थी। इसीलिए लेखिका ने कहा है कि हमारे सीने पर चमकता एक पीला सितारा हमारी सारी दास्तान खुद ही कह रहा था, क्योंकि लोग जिस तरह से हमारा पीला कपड़ा देखते तो वो समझ जाते थे कि हम लोग यहूदी हैं और हिटलर के शासन में यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे, और अगर कोई उनकी सहायता करता तो उन पर भी वो हिटलर था उन्हें भी प्रताड़ित करता था। इसीलिए अब लेखिका ने लिखा है कि जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना की है। अभी तक लेखिका को कुछ भी नहीं पता था कि उनके मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। और जब वो धीरे धीरे आधे रास्ते तक पहुंच गए तब उनके मम्मी पापा ने धीरे धीरे उनको बताना शुरू किया कि आखिर उनकी क्या योजना, उनका क्या प्लान है। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। अब लेखिका के मम्मी पापा उनको बता रहे हैं कि पिछले कई महीनों के दौरान जैसे ही हमें पता चला कि जो हिटलर है वह हमारे ऊपर तानाशाही करना चाहता है, तो हम लोगों ने कुछ महीनों पहले ही वहां से निकलकर अज्ञातवास जाने की तैयारी कर ली थी। इसीलिए हमने धीरे धीरे अपने घर का जितना भी फर्नीचर था और जितने भी कपड़े थे वह हम फ्लैट से धीरे धीरे बाहर ले जाके शिफ्ट करते रहे। यह तय कर लिया गया कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। और उन लोगों के द्वारा यह तय हो गया था कि वो 16 जुलाई को वो लोग अज्ञातवास में चले जाएंगे। अज्ञातवास का मतलब है जहाँ पर उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और वो सब लोगों से दूर रहेंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना दो को 10 दिन आगे खिसकना पड़ा। तो हमने अपने पहले भाग में देखा है कि जो लेखिका की जो बड़ी बहन थी मार्गोट, तो सरकार की तरफ से उनको बुलावा आ गया था। इसीलिए अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण उनके इस प्लान को, इस योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा, मतलब 10 दिन पहले ही उन्हें वहां से शिफ्ट होना पड़ा। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना पड़ेगा। तो अब जब 10 दिन पहले ही उन लोगों ने वो अज्ञातवास चले गए तो इसका मतलब ये था कि अब जितनी भी कम तैयारियां हुई थी उनमें उन लोगों को उसी में गुजारा करना पड़ेगा।
छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इमारत का मतलब होता है भवन, इंग्लिश में जिसे बिल्डिंग भी कहते हैं। तो अब छुपने की जो जगह थी वह लेखिका के पापा, तो पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी, मतलब उनके पापा के ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसी में ही उनकी छिपने की जगह बना दी गई थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। लेखिका ने लिखा है कि जो भी इस डायरी को पढ़ रहा होगा तो उसे समझ पाना बाहर वालों के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। अब लेखिका बता रही है उनके पापा के ऑफिस में बहुत कम लोग काम करते थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मीएप और 23 बरस के टाइपिस्ट जिसका नाम वेब वोस्कुएल था। अब चूंकि यह एक डच कहानी इसलिए सारे नाम भी उसी भाषा से लिए गए हैं और इसका हिंदी में अनुवाद सूरज प्रकाश जी के द्वारा किया गया है। अब लेखिका बता रहे हैं कि उनके पापा के ऑफिस में बहुत कम ही लोग काम करते थे। मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मीएप और 23 साल की एक टाइपिस्ट जिसका नाम था बेब वोस्कुएल, उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्कुएल बेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था और जो मिस्टर वो स्क्वेल थे वह उन्हें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि लेखिका के उनको अज्ञातवास में रहना था और वो उनके पिता नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनके यहाँ छुपे रहने की बात पता चले। अब इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब लेखिका अपनी अपनी उस किट्टी से कह रही है जो उनकी डॉल है, उनका खिलौना है, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने इस डायरी को लिखा हुआ है। तो इमारत के बारे में वो कहती है, थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार गृह के रूप में इस्तेमाल होता है। तल मंजिल का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पर बना एक बड़ा सा गोदाम जहाँ पर काम करने की जगह और भंडार गृह के रूप में उसका इस्तेमाल होता था, मतलब स्टोर रूम के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। अब इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह हैं जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसती है। अब जो लेखिका है वह यहाँ पर अपनी इमारत का वर्णन कर रही है। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है, और जो गोदाम के दरवाजे से जो एक कमरा जो एक सटा हुआ एक दरवाजा है वह ऑफिस का प्रवेश द्वार मतलब एंट्री गेट है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी हुई है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। लेखिका यहाँ पर अपनी उस भवन की इमारत के बारे उस भवन की जो इमारत है उसका वर्णन करते हुए कह रही है कि वहां पर एक जगह है जहां पर कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। अब लेखिका यहाँ पर उस कमरे की का वर्णन कर रही है कि दिन के दौरान यहाँ वेब, मीएब और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते हैं। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसे से भी पहुंचा जा सकता है। अब लेखिका बता रही है कि उनकी उस इमारत में कितने कमरे हैं और कौन सा व्यक्ति कहाँ पर काम करता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जो मिस्टर कुगलर हैं तो मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसे से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं खोला जा सकता। तो लेखिका बता रहे हैं कि वहाँ पर एक ऐसा कमरा भी है जिसे जिसे पैसेज के द्वारा जहाँ तक पहुंचा जा सकता है, और इस दरवाजे को सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए ही, जो दरवाजा अंदर से तो आसानी से खुल सकता है लेकिन बाहर से इसे खोलना बहुत ही कठिन काम है। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियां चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगे। अब जो लेखिका है वह अपनी डॉल यानी किट्टी से बात कर रही है कि जब तुम मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलोगी तो तुम्हें एक लंबा तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी तो तुम्हें एक प्राइवेट ऑफिस मिलेगा। यह पूरी इमारत का 100 पीस है, और अब यह जो पूरी जितनी भी ये इमारत बनी हुई है तो यह उस इमारत का 100 पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, महोगनी एक लकड़ी है, तो शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा हुआ है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का है। इसके साथ
वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। रसोई घर का मतलब होता है किचन। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है और गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना भी है। अब लेखिका यहाँ पर वहां पर उनके उस जहाँ पर वो अज्ञातवास में रह रही थी, तो उनके पास जो जो भी सामान था, जो भी चीजें थी, उनका वर्णन कर रही है किस प्रकार से उनका जो एक प्राइवेट ऑफिस का कमरा है, तो वहां पर शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोमियम का फर्श और एक कालीन, और उस वक्त रेडियो चलते थे, तो एक रेडियो भी रखा हुआ है। और ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ आता है, और उस इमारत में बहुत सारी मंजिलें बनी हुई है। और अभी तक लेखिका ने पहली मंजिल का नक्शा बताया है। अब वो बता रही है कि किस प्रकार से नीचे की सीढ़ियां वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ भी जाता है। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ यानी मियानी की तरफ जाता है। और घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मूंछ आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। और लेखिका ने यहाँ पर इतने सारे रास्तों के नाम बताए हैं कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, और साथ ही साथ बताया है कि सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। अब लेखिका बता रहे हैं किस प्रकार से अब जो लोग वो जहाँ रह रहे थे, जिसे उन्होंने गुप्त एनेक्सी का नाम दिया है, तो सीढ़ियों के ऊपर एक बनी जगह से जो दाईं तरफ का दरवाजा है वह घर के पीछे के रास्ते की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। अब चूंकि वह तो एक अज्ञातवास था और वह एक छुपी जगह थी जिस जगह के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं पता था, तो लेखिका ने लिखा है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे भी इतने सारे कमरे हो सकते, क्योंकि ये सारे गुप्त कमरे थे, मतलब बाकी दुनिया से छुपे हुए थे। अब दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। इसके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। अब लेखिका ने यहाँ पर फिर से उस इमारत का वर्णन किया है कि बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो कि एक बड़े कमरे में खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अब जो एक नया कमरा जिसके बारे में लेखिका ने बताया है, तो यह जो नया कमरा है यही फ्रैंक परिवार मतलब लेखिका और उनके परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे से कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। अब लेखिका और उनकी जो बड़ी बहन है, तो ये जो कमरा है वह उन दोनों का है। सीढ़ियों की तरह है, सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसल खाना को हम अंग्रेजी में वॉशरूम भी कहते हैं। तो लेखिका ने लिखा है कि सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसल खाना एक उर्दू भाषा का शब्द है। तो सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसल खाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गेट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। और लेखिका अपनी डॉल किट्टी को ये सारी बातें लिखती हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि लेखिका का जो लेखन कार्य है वो कितना सटीक है, कि किस तरह से वो एक एक चीज का वर्णन कर रही हैं। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा और एक सिंक है। अब लेखिका बता रही हैं कि वहां पर एक और कमरा है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था, और यह जो अब हवादार कमरा है वो पहले मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला था। यह मिस्टर और मिसेज वान दान का बेडरूम और रसोई घर होगा। अब हम सभी जानते हैं कि जो मिस्टर वानदान और मिस्टर और मिसेज वानदान है वो भी लेखिका और उनके परिवार के साथ ही अज्ञातवास में आ गए थे, इसलिए ये जो हिस्सा है घर का, ये मिस्टर वान और मिसेज वान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सबके लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा, और जो पीटर वानदान जो कि वानदान दंपत्ति का जो बेटा है, तो यह उनके लिए बेडरूम का काम करेगा। और फिर जैसे
जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी अटारी और मियानी यहाँ भी हैं। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। अब लेखिका ने इस डायरी के माध्यम से उनकी जो किट्टी डॉल थी उसको पूरी इमारत की सैर करवा दी, और वो उन्होंने अपनी जितने सटीक तरीके से एक एक भाग का, एक एक अंश का वर्णन किया हुआ है, यह सराहनीय है। तो लेखिका ने अपनी उस डॉल को पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार से वहाँ कितने कमरे हैं, कितना दरवाजा है, कौन सा रसोई घर है। और अब लेखिका ने यहाँ पर अपनी डायरी को समाप्त किया है और लास्ट और अंत में लिखा है कि तुम्हारी एन, मतलब लेखिका ने अभी डायरी यहीं तक लिखी है। अब हम पढ़ेंगे लेखिका की अग्री डायरी का अगला पन्ना। अब लेखिका ने ये डायरी शुक्रवार को लिखी है, अभी लिखी थी गुरुवार को, तो 1942 को लिखी है, 10 जुलाई 1942 शुक्रवार को। और वो जो पिछली डायरी उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी 9 जुलाई गुरुवार 1942 को। अब लेखिका अपनी किट्टी को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरी प्यारी किट्टी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ इसके बारे में तुम्हें मेरे आंखों के पन्नों से पता चलेगा। और अब लेखिका कहती हैं अब उस किट्टी से कि मैंने तुम्हें इतने सारे वर्णन करते हुए अपने घर के बारे में जो भी बताया है, शायद हो सकता है इन सब से तुम बोर हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ कैसे आई, और इसके बारे में तुम्हें अब मेरी डायरी के अगले पन्ने में पता चलेगा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। और लेखिका कहती है कि मैं लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन का पूरा वर्णन बताऊंगी, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। मैंने अभी तक अपनी पूरी बात नहीं की है। 263% ग्रास में हमारे पहुंचने पर मेब तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले गई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। अब लेखिका बता रही है कि किस प्रकार से जो मिसेस मैप थी वो उन्होंने लेखिका को और उनके परिवार को वो उस अज्ञातवास में लेकर आई, और उनकी जो बहन थी वो पहले ही अपनी साइकिल से वहां पर पहुंच चुकी थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान में ठूसे पड़े थे। अब जब वो लोग वहां गए, उनके साथ बहुत सारा सामान था, तो वो सामान पूरे घर में अव्यवस्थित रूप से फैला हुआ था। इसीलिए लेखिका ने कहा है कि हमारी बैठक मतलब जहाँ पर हम बैठते हैं, ड्राइंग रूम, तो हमारी बैठक और दूसरे कमरे सारे सामान से ठूसे पड़े थे, मतलब सारी जगह सामान अस्त व्यस्त रूप से पड़ा हुआ था। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। तिल धरने की मतलब कहीं पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। अब हमने अपने वीडियो में शुरुआत में पढ़ा था कि उनके जो लेखिका के जो माता पिता हैं वह पहले से ही अज्ञातवास में जाने की तैयारियां करने लगे थे, इसीलिए वह अपने घर का छोट का सामान धीरे धीरे करके एक नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। तो पिछले दिनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस भेजे गए थे, अब वे सारे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले हुए हैं। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा है। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की जरूरत थी। लेखिका बता रही है तरतीब से मतलब व्यवस्थित रूप से लगाने की जरूरत थी कि अगर हमें उस रात आराम से सोना है तो ये जितना भी सामान है हमें इसे अच्छे से रखना जरूरी है। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। अब लेखिका बता रही है कि अब चूंकि अब वो नए घर में आई थी, अब उन्हें पूरा घर व्यवस्थित करना था, इसीलिए उनका निर्णय था कि अब उन्हें सफाई का काम तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। अब उनकी माँ और उनकी जो बहन थी मार्गोट, वो बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो काम करने की स्थिति में नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गईं, थकी बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। अब लेखिका की माँ और उनकी बहन थक गई थी, इसलिए लेखिका के पापा और लेखिका अब सफाई के काम में जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने लगाते रहे। अब लेखिका का जो भी घर का सामान था, अब वो और उनके पिताजी उन्हें व्यवस्थित रूप से जमाने लगे। आखिर थक कर चूर होकर और साफ बिस्तरों पर ढह गए। अब जब अंत में उनका सारा काम हो गया तो वो लोग थक के साफ जो भी बिस्तर साफ हो गए तो उन पर सो गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था। अब चूंकि वो लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, इसलिए उनके पास इतना वक्त नहीं था और इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि वो गर्म खाना कब बना सके, खा सके। इसलिए लेखिका ने लिखा है कि हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था। लेकिन परवाह किसे थी, माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी।
अब लेखिका लिख रही है कि जो उनकी माँ और बहन थी वो थकान के मारे उनकी बुरी हालत थी और उनके पापा और उन्हें अब सफाई से फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात को छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया और अब जब वो दूसरे दिन उठे तो उन्होंने पिछली रात जो भी काम अधूरे छोड़े थे अब उन्होंने सुबह वो सारे काम करने शुरू किए। बेब और मियप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। अब लेखिका बता रही है कि जब उनके साथ की जो बेप और मेप थे उनके पास जो रोशन के कूपन थे उनसे वो शॉपिंग करने अर्थात खरीदारी करने के लिए बाहर गई और उनके जो पापा थे उन्होंने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति उन लोगों को नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने पूरे घर में काले पर्दे लगा दिए थे। अब मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे और लेखिका बता रही किस प्रकार से उन्होंने पूरे घर की सफाई में अपना योगदान दिया। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब लेखिका कहती है कि बुधवार तक अभी तक वो सफाई के काम में लगी नहीं तो उन्हें यह सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब चूंकि वह पहले व्यवस्थित रूप से जीवन जी रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अब जो हमारी नई सरकार है, हिटलर का जो राज है, उसमें जितने भी यहूदी हैं उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। इसीलिए लेखिका और उनका पूरा परिवार एक अज्ञातवास में जाकर छुप गए थे। इसलिए लेखिका कह रही हैं कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन मतलब बदलाव आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। अभी तक लेखिका अपने सारे घर के कामों में और घर को व्यवस्थित करने में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने लिखा है, अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है और अब मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है, अर्थात तुम्हारी एन। अब हमने इस भाग में देखा है कि जो लेखिका है वह उनकी जो डॉल है, उनका जो खिलौना है जिसको उन्होंने किट्टी नाम दिया है, तो उसके लिए एक डायरी लिख रही है। उसको संबोधित करते उन्होंने लिखा है कि प्यारी किट्टी, कि मेरे जीवन में अभी तक कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और मैं पहले किस घर में रहती थी और अब मैं किस प्रकार से एक गुप्त एनेक्सी में आके मुझे रहना पड़ रहा है। हमारा यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।